बिहार में चुनाव की तैयारियां हैं। जो चुनाव है वो मुख्यतः एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन में है। एनडीए में वहाँ भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड दो राजनीतिक दल जो इस समय सत्ता में भी हैं। मुख्य मुकाबला उनका आरजेडी और कांग्रेस से। उस स्क्रीनिंग कमेटी में इमरान प्रतापगढ़ी को भी शामिल किया है। उनका मुख्य काम है बिहार के मौजूदा हालत पर रिपोर्ट देना। असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हैं वो एनडीए गठबंधन में हैं और अघोषित तौर पर वो बीजेपी की बी टीम है। कई राजनीतिक पार्टियां हैं, कुछ सेकुलरवाद की पृष्ठभूमि पे चलती है, कुछ एक धर्म के एजेंडे भी चलती है। ओवैसी साहब चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। चंद्रशेखर आजाद चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। और सीमांचल में मुसलमानों की आबादी बहुत अधिक है। ओवैसी साहब का जो वोटर है वो भी विपक्ष का वोटर है, आरजेडी का जो वोटर है वो भी विपक्ष का वोटर है, कांग्रेस का जो वोटर है वो भी विपक्ष का वोटर है। मुसलमानों के खिलाफ एट्रोसिटीज हो रही है। कांग्रेस जो है उसने एक तरह से असदुद्दीन ओवैसी साहब के दरवाजे बंद किए हुए हैं। डकैती तो नहीं कर रहे थे ना इमरान प्रतापगढ़ी, वक्फ बोर्ड का पैसा तो नहीं खा रहे थे ना इमरान प्रतापगढ़ी, सूद तो नहीं खा रहे थे ना इमरान प्रतापगढ़ी। कई बार जो होता है वो दिखता नहीं और जो दिखता है वो होता नहीं। असदुद्दीन ओवैसी की इसलिए जरूरत है, इनके जैसे नेता नहीं होंगे तो सेकुलर दल जो है वो इमरान प्रतापगढ़ी जैसे नेताओं की कद्र नहीं करेगी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इनकलाब हिंदी और मैं हूं आपके साथ माहिम खान। हाल ही में हम एक दो दिन से देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर, ट्विटर हो या फेसबुक पर बहुत ज्यादा एक ट्रेंड चल रहा है कि दो सांसद में एक तरह से एक जंग चल रही है। वो पूरा मामला क्या है? हुआ ऐसा कि एक रिपोर्टर ने इमरान प्रतापगढ़ी से ऐसे पूछा कि क्या आप कांग्रेस गठबंधन में ओवैसी को शामिल करेंगे? तो जो इमरान प्रतापगढ़ी ने उसका जवाब दिया, वो जवाब मैं आपको नहीं बताऊंगी, मेरे सवालों के जवाब देंगे इनकलाब हिंदी के मैनेजिंग एडिटर सर आस मोहम्मद कैफ सर। सर आपका बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया माहिम। ठीक है आप? जी सर, आप कैसे हैं? बस ठीक है माहिम। सर मेरा पहला सवाल है, आपने इंट्रो में सुना होगा कि मैं आज किस पे बात करने वाली हूँ। तो मेरा पहला सवाल ये है कि जो ट्रेंड इतना चल रहा है और ऐसा लग रहा है कि तकरार हो गई है दोनों के बीच में, दो मतलब हमारे देखा जाए तो ज्यादा नेता मुसलमान वैसे भी है नहीं, तो दो नेता हैं ये मुस्लिम चेहरे जो आपस में लड़ रहे हैं। क्यों हुआ ऐसा? क्या मामला क्या है, आप समझाइए हमें। देखिए, पहली तो ये है कि इस समय बिहार में चुनाव की तैयारियां हैं जी। और चुनाव की तैयारियां ये हैं कि वहाँ चुनाव प्रचार में तेजी है। ऐसा मान के चल रहे हैं कि जो चुनाव है वो मुख्यतः एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन में है। एनडीए में वहाँ भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड दो राजनीतिक दल जो इस समय सत्ता में भी हैं, मजबूत कंटेंडर हैं। मुख्य मुकाबला उनका आरजेडी गठबंधन यानी आरजेडी और कांग्रेस है। तो कांग्रेस ने स्क्रीनिंग कमेटी बनाई है, किसको टिकट दिया जाना किसको नहीं दिया जाना उसका ऑब्जर्वेशन करती है। तो उस स्क्रीनिंग कमेटी में इमरान प्रतापगढ़ी को भी शामिल किया है। इमरान प्रतापगढ़ी राज्यसभा सांसद है। उनका मुख्य काम है बिहार के मौजूदा हालत पर रिपोर्ट देना हाईकमान को, और कौन चुनाव लड़ सकता है कौन नहीं लड़ सकता इस बारे में बताना। तो इमरान प्रतापगढ़ी राज्यसभा सांसद हैं इस हैसियत से और कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी में है इस हैसियत से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे। एक पत्रकार आए, उन्होंने उनसे सवाल पूछा कि आप अपने गठबंधन में क्या असदुद्दीन ओवैसी को भी शामिल करेंगे और नहीं करना चाहते तो क्यों नहीं करना चाहते? तो इस पर इमरान प्रतापगढ़ी ने ये कहा कि क्या वो एनडीए के अघोषित गठबंधन से बाहर निकल आए हैं। तो इस बात का ये आशय था कि इनडायरेक्ट में ये कहा उन्होंने कि इसका मतलब ये है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हैं वो एनडीए गठबंधन में हैं और अघोषित तौर पर वो जो आरोप लगाते हैं लोग कि वो बीजेपी की बी टीम है, तो क्या वो बी टीम है, ये उन्होंने इनडायरेक्ट में कहा। सीधे नहीं कहा, लेकिन चूंकि अब राजनीतिक तौर पर देश बड़ा जागरूक हो चुका है और बिहार का व्यक्ति तो वैसे भी देश के दूसरे हिस्सों से थोड़ा सा अधिक जागरूक है, तो उन्होंने ये बात समझ ली कि ये उन्होंने तंज किया है और ये कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी तो भाजपा के साथ हैं, तो जो भाजपा के साथ है वो हमारे साथ कैसे आ सकता है? हमारे साथ तो तब आएगा जब वो भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ देगा। तो अब की उन्होंने सवाल के जवाब में सवाल पूछ लिया, तो क्या उन्होंने वो साथ छोड़ दिया है? तो ये जो उन्होंने कहा, ये एक लाइन राजनीतिक तौर पर बहुत मजबूत हो गई और इतनी मजबूत हो गई कि एकदम फायर हो गई और ट्विटर पर सोशल मीडिया पर एक बाढ़ आ गई है, जो जिसमें पहले तो इमरान प्रतापगढ़ी को टारगेट बनाया गया और उसके बाद में कांग्रेस को टारगेट बनाया गया। ये इशू है तो सर ये थोड़ा सा निजी सवाल है, जैसे आपने देखा कि दोनों के समर्थक एक दूसरे को ट्रोल कर रहे हैं,
आपको क्या लगता है कि किसकी जिसको ट्रोलिंग की जा रही है वो ज्यादा सही ट्रोलिंग है, किसकी तरफ? देखिए, मैं राजनीतिक तौर पर जो है वो किसी को सही किसी को गलत मानने का विश्लेषण कम करता हूँ। लेकिन मैं जरूर बताता हूँ कि देखिए परिस्थिति क्या है। परिस्थिति यह है कि बिहार में चुनाव है और बिहार में एक जगह है जिसका किशनगंज जिसे कहते हैं, हम उसे आम व्यवहारिक भाषा में एक क्षेत्र होता है सीमांचल, तो उसे सीमांचल कहते हैं। तो सीमांचल में मुसलमानों की आबादी बहुत अधिक है। पिछली बार यहाँ से लगभग 5 विधायक मजलिस ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो इनका असदुद्दीन ओवैसी साहब का दल है, पार्टी, तो उसको जो है जीते थे। बड़ी वैल्यू उनकी है। तो उस बेल्ट में ओवैसी साहब जो हैं वो चाहते हैं कि इस बार भी उनके 5-6 विधायक जीत जाएं और अगर परिस्थिति बने विधानसभा में कोई किसी तरह की हालत बने तो सरकार बनाने में एक बार वो शामिल हो जाए। और मैं समझता हूँ असदुद्दीन ओवैसी इसमें बिल्कुल भी गलत नहीं है। इसलिए गलत नहीं है क्योंकि हर राजनीतिक पार्टी जो देश में रजिस्टर्ड है और चुनाव लड़ने का उद्देश्य रखती है, उस हर राजनीतिक दल को चुनाव लड़ने का पूरा हक है, पूरा अधिकार है। तो ओवैसी साहब चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। चंद्रशेखर आजाद चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। भाई बपोती तो है नहीं, देश ना तो कांग्रेस की बपोती है ना भारतीय जनता पार्टी की बपोती है। लोकतंत्र है, जिसको जितना लड़ना है वो लड़े चुनाव। ये जनता को तय करना है कि किसको वोट देनी है किसको नहीं देनी है। तो पहली थ्योरी तो ये है। दूसरी थ्योरी ये है कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जो है वो चलती है। दूसरी थ्योरी ये है कि ये जो सवाल है अब किसको किसके साथ मिलकर लड़ना है, ये 2 थ्योरी हैं। इसको आप प्लीज ऐसे समझें कि एक वोटर जो है वो ये चाहता है, एक खास तरह का वोटर, कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो वोट है वो एकजुट रहे, वो बटे ना। तो जो वोटर हैं वो ये चाहते हैं कि भाजपा के खिलाफ वाली वोट असदुद्दीन ओवैसी साहब और कांग्रेस और तेजस्वी यादव में आपस में ना बटे, वो एक जगह रहे, विपक्ष की वोट एक जगह रहे। तो ओवैसी साहब का जो वोटर है वो भी विपक्ष का वोटर है, आरजेडी का जो वोटर है वो भी विपक्ष का वोटर है, कांग्रेस का जो वोटर है वो भी विपक्ष का वोटर है। तो उनका प्रयास ये है कि ये वोटों में बंटवारा ना हो। वोटों में बंटवारा होगा, मान लो कहीं 50,000 है और वहां पर 10,000 वोट जो है वो ओवैसी साहब ने ले ली, दूसरी पार्टी के पास 60,000 है, तो 50 का लेवल अंतर आ जाता है, कहीं हार जाएंगे कहीं जीत जाएंगे, कुछ इशू हो जाएगा। क्योंकि ओवैसी साहब जो वोट लेके जाएंगे ऐसा मानना है कि वो मुसलमानों की वोट लेंगे, और चंद्रशेखर जो है जो वोट लेंगे ऐसा मानना है कि वो अधिकतर दलितों के वोट लेंगे। तो जो अपोजिशन का वोट है, वोटर जनता, वो ये मानता है कि वोट बंटना नहीं चाहिए, तो दबाव बनाता है अपने अपने दलों पर कि तुम एक जगह लड़ो। चंद्रशेखर को भी कहता है, असदुद्दीन ओवैसी को भी कहता है, वो इनको भी कहता है, कांग्रेस को भी कहता है, आरजेडी को भी कहता है। तो ये सवाल पत्रकार ने पूछ लिया, तो इमरान प्रतापगढ़ी ने इसमें जो जवाब दिया उससे ये मैसेज गया कि कांग्रेस, चूंकि इमरान प्रतापगढ़ी अब सिर्फ शायर की हैसियत से नहीं है, इमरान प्रतापगढ़ी को इस समय कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं और बिहार में स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर हैं। तो उनका जो जवाब है वो निजी है ही नहीं, वो पॉलिटिकल है। तो ये संदेश है इस तरह का कि कांग्रेस जो है उसने एक तरह से असदुद्दीन ओवैसी साहब के दरवाजे बंद किए हुए हैं। वो ये मानती है कि आप जो है वो हमारे राजनीतिक दल में आकर के आप तो भारतीय जनता पार्टी में हैं और जब छोड़कर आएंगे तो। अब इसमें एक और थ्योरी है जो आपने पूछी ट्रोलिंग वाली, वो ये है कि मीडिया में, सोशल मीडिया में लंबे समय से एक समूह ये प्रचार करता रहता है कि असदुद्दीन ओवैसी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के तौर पर काम करते हैं। अब इसी मुद्दे को इमरान प्रतापगढ़ी ने हवा दे दी। तो ये ऐसा लगा जैसे असदुद्दीन ओवैसी साहब के समर्थकों की आंख में तकुआ मार दिया हो, बिल आ गई पूरी ताकत से, और उन्होंने इमरान प्रतापगढ़ी साहब को टारगेट करते हुए उनको बुरा भला कहना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर गालियों की बौछार हो रही है उन पर। तो निजी तौर पर यह कहना कि कौन सही है कौन गलत है वो तो एक अलग प्रश्न है, मगर ये है कि दोनों पॉलिटिकल बातचीत करते हैं, दोनों में कोई पर्सनल तो लड़ाई है नहीं, पॉलिटिक्स की लड़ाई है।
और लेकिन दोनों के समर्थक जिस तरह से एक दूसरे के प्रति अति असम्मानजनक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, वो चिंताजनक है। सर, ओवैसी जिनकी खुद की एक पार्टी है, जो बहुत सालों से राजनीति में भी है, आप उनकी राजनीति को कैसे देखते हैं? मैंने आपसे इस बातचीत की शुरुआत में भी ये बात बताई कि देश में हर तरह का नज़रिया मूव करता है। हर तरह का नज़रिया है, पॉलिटिकल नज़रिया भी है, नॉन पॉलिटिकल नज़रिया भी है। कई राजनीतिक पार्टियां हैं, कुछ सेकुलरवाद की पृष्ठभूमि पे चलती हैं, कुछ एक धर्म के एजेंडे भी चलती हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी है, वो सबका साथ सबका विकास कहती तो है, सबके साथ सबका विश्वास कहती तो है, लेकिन उनका मुख्य एजेंडा जो है वो हिंदुत्व है। कांग्रेस पार्टी जो है उसका मुख्य एजेंडा जो है वो सेकुलर है, धर्मनिरपेक्षता। समाजवादी पार्टी जो है उसका भी एक एजेंडा है। सब राजनीतिक पार्टियों का कोई ना कोई एजेंडा है। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हैं वो अपनी क़यादत की बात करते हैं। तो कुछ लोगों को ये बात ठीक लगती है, कुछ लोगों को ये बात गलत लगती है। कुछ लोगों का मानना ये है कि अपनी क़यादत होनी चाहिए क्योंकि सेकुलर पार्टियां हमारी बात मजबूती से नहीं उठा रही हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, अपनी क़यादत जो है वो इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि देश में मुसलमानों की आबादी कम है। चूंकि उनकी संख्या कम है, अगर हम कम संख्या में एकजुट होकर के एक राजनीतिक पार्टी का समर्थन करते हैं तो जो दूसरी पार्टियां हैं वे उनकी उपयोगिता, जो सेकुलर पार्टियां हैं उनकी उपयोगिता कम हो जाएगी और जो हिंदुत्व की बात करने वाली राजनीतिक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, शेष बची हुई, चूंकि मुसलमानों की संख्या 18% है, शेष बचा हुआ 80% वोट जो है उनको चला जाएगा, तो फिर कुछ बचेगा नहीं। और अगर सिर्फ मुसलमान की पॉलिटिक्स करेगा तो देश में उनके मुश्किल से, पूरे देश में उनके मुश्किल से बहुत बड़ी फिगर बन जाए तो 10 MP आ पाएंगे। और ये सियासत जो है ये देश के लिए भी ठीक नहीं है, देश के ताने बाने के लिए ठीक नहीं है। देश जो है वो सामाजिक समरसता का देश है। देश जो है वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा का देश है। देश जो है वो हिंदू मुस्लिम सौहार्द की एकता का मैसेज देने वाला देश है। और हमारा मुल्क जो है वो ऐसी सांस्कृतिक विरासत वाला देश है जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई के तौर पर रहते हैं। तो एक धर्म की सियासत यहाँ जब भारतीय जनता पार्टी की कामयाब नहीं होती दिख रही है, उनका डाउनफॉल लगातार अब देखा जा रहा है, तो मुसलमानों कैसे हो सकती है? वो तो माइनॉरिटी है और माइनॉरिटी की सियासत को हमेशा एक पक्ष की सियासत से बचना चाहिए, ऐसा मानने वाले लोग भी हैं। लेकिन लोकतंत्र है, असदुद्दीन ओवैसी साहब जहाँ से चुनाव जीतते हैं, जहाँ से चुनाव लड़ते हैं, वहाँ मुसलमानों की बहुत बड़ी आबादी है और वहाँ इस तरह की सियासत करके तो वो चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन आप सोचिए ऐसी जगह पर जहाँ 50% मुसलमान ना हो, जहाँ 20% मुसलमान हो। मुझे बड़ा एक किस्सा याद आता है। हालांकि ना तो वो इमरान प्रतापगढ़ी से जुड़ा है, ना ही वो असदुद्दीन ओवैसी साहब से जुड़ा है। वो जुड़ा है इमरान मसूद से। इमरान मसूद जो हैं वो 2014 में लोकसभा का चुनाव हार गए और देवबंद के किसी गांव में चुनाव प्रचार के दौरान पहुंचे। ये तब की बात है जब उनका एक बयान वायरल हुआ था जो उन्होंने नरेंद्र मोदी उस समय प्रत्याशी थे तो उनके संबंध में दिया था। तो वहाँ जब पहुंचे तो वहाँ पहुंचने पर उनसे किसी ने, एक बुजुर्ग आदमी ने उनका हाथ पकड़ लिया, गट्टा कहते हैं गाँव में, ऐसे गट्टा पकड़ लिया। तो गट्टा पकड़ के कहा कि इमरान ये बताओ, बुजुर्ग आदमी ने, 35 ज्यादा होता है या 65 ज्यादा होता है? तो इमरान एकदम शांत हो गए, जवाब नहीं दे पाए। ये इमरान मसूद से जुड़ी बात है कि इमरान मसूद शांत हो गए, जवाब नहीं दे पाए। हम लोग समझते हैं 65 ज्यादा होता है, हम लोग जानते हैं 65 ज्यादा होता है, 35 कम होता है। तो जहाँ 35% मुसलमान है वहां भी आप अकेले दम पर से मुसलमानों की पॉलिटिक्स करके जीत नहीं सकते। इमरान मसूद अगर वहां से चुनाव जीते तो इसलिए जीते क्योंकि उनको ठाकुर वोट भी पड़ा, उनको दलित वोट भी पड़ा, उनको मुसलमान वोट भी पड़ा। तो इस तरह एक धर्म की सियासत का फ्यूचर नहीं है भारत की पॉलिटिक्स में। सबको छोड़ दीजिए, आप भाजपा के लिए नहीं है, भाजपा की मजबूरी है सबका साथ सबका विकास करना। भारत ऐसा ही देश है। भारत सामाजिक समरसता और धर्मनिरपेक्षता की धारने वाला, मूल धारने वाला देश है। तो ओवैसी साहब राजनीति तो कर सकते हैं, लोकतंत्र में उनको पूरी आज़ादी है, उनको दल बनाने की भी आज़ादी है, वोट मांगने की भी आज़ादी है, अपने एजेंडे पर वोट करने की भी आज़ादी है। लेकिन उनके पक्ष में जो दलील है वो ये है कि उनका कहना ये है कि सेकुलर पार्टियों के नेता वो मुसलमानों के मुद्दे पर शांत रहते हैं, चुप रहते हैं, वो बोलते नहीं है। लेकिन ये अभी पूरा सच नहीं है। जैसे वक्फ बोर्ड का इशू है, तो वक्फ बोर्ड के इशू पर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और जितने भी धर्मनिरपेक्ष दल हैं वे सब पूरी ताकत से सरकार के खिलाफ खड़े थे। तो ये राजनीति, इसमें बहुत डीप विश्लेषण की आवश्यकता है। कुछ लोग ऐसे हैं। एक और बात है,
असदुद्दीन ओवैसी साहब को कुछ लोग आज के दौर का जिंदा कहते हैं, कह रहे हैं उनके जो चूंकि बैरिस्टर हैं, बाहर पढ़कर आए हैं, उनका मेंटल लेवल भी उसी तरह का है। तो एक बड़े बहस का मुद्दा है कि भारत में मुसलमानों की पॉलिटिक्स को कैसा होना चाहिए। तो जब आपने मुझसे सवाल पूछा है तो मेरा तो ये मानना है कि देखिए राजनीति करने का तो सबको हक है। एक चीज में बड़ी मदद करते हैं असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों को। वो कहाँ मदद करते हैं? असदुद्दीन ओवैसी जब सेकुलर पार्टी पर राजनीतिक दबाव बनाना होता है बैलेंस करने के लिए, तो राजनीतिक धर्मनिरपेक्ष दलों में मौजूद मुसलमान नेता वो अपनी पार्टियों पर ये कहकर दबाव बनाते हैं कि ओवैसी साहब ये कर देंगे, वहां तो ये मदद करते हैं। लेकिन कुछ स्पेस इनको ये धर्मनिरपेक्ष दल भी दे रहे हैं। जैसे बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा में प्रथम पंक्ति में मुसलमान नेता दिखाई नहीं देता, तो असदुद्दीन ओवैसी साहब को मुद्दा मिलता है। कहते हैं हमारी उपयोगिता कहाँ है, हम तो कुछ हमें सम्मान नहीं मिल रहा, हमें भागीदारी नहीं मिल रही, हमें हिस्सेदारी नहीं मिल रही। तो ये इश्यूज हैं कि करनी चाहिए सियासत, नहीं करनी चाहिए, जो आपका प्रश्न है। तो मैं कहना चाहता हूं कि क्यों नहीं करनी चाहिए, करनी तो चाहिए। हर विचारधारा को राजनीति करने का हक है, लेकिन उसकी कामयाबी उसे कितनी मिलती है कितनी नहीं मिलती है तो जनता के मिजाज पर डिपेंड करता है। सर अगला सवाल भी मेरा ऐसा ही है कि इमरान प्रतापगढ़ी जो पहले शायर थे अब वो राजनीति में आ गए हैं और कांग्रेस से सांसद भी हैं, उनकी राजनीति पे आप क्या कहना चाहते हैं? वो किस तरह की राजनीति कर रहे हैं? देखिए, इमरान प्रतापगढ़ी को समझने के लिए हमें थोड़ा सा अतीत में जाना पड़ेगा। इमरान प्रतापगढ़ी एक प्रतापगढ़ में के रहने वाले हैं। उनके पिता जो हैं वो एक सामान्य किसान हैं और एक उनका बहुत छोटा सा, जैसे गांव में क्लिनिक होता है, ऐसा बहुत छोटा सा उनका एक क्लिनिक है। वहां से इमरान प्रतापगढ़ी इलाहाबाद पढ़ने गए, जिसे आप प्रयागराज कहते हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से इन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई की और हिंदी में संभवतः पोस्ट ग्रेजुएट है। और इन्होंने शायरी करना, मुख्यतः शायर कम थे, कवि ज्यादा थे, क्योंकि उर्दू में ये हिंदी में लिखते हैं, ये एक्सक्लूसिव बात है। धीरे धीरे इनकी अच्छी चूंकि इन्होंने एक बार राष्ट्रीय वाद विवाद प्रतियोगिता भी जीती थी, तो बहुत आला स्तर के स्पीकर हैं और इसमें कोई संदेह नहीं कि योग्यता इनमें है। बोलते अच्छा है, शायरी पढ़ पढ़ के इन्होंने बहुत सारे इशूज पर, ये एक अच्छा आपने विषय आज बता दिया चर्चा के लिए। तो शायरी पढ़ करके इन्हें लोकप्रियता मिली। और इनके साथ क्या है कि इनकी एक नज्म थी कि मत लगाओ तुम कोई इल्जाम मदरसों पे, उसने इनको देश भर में अपार लोकप्रियता दी। उसके बाद इन्होंने नजीम पर जो नज़में पढ़ी और बहुत सारी इनकी ऐसी नज़में हुई जो देश भर में इनको ये चढ़ते चले गए। आपको अब समझना पड़ेगा क्या मैं कह रहा हूँ। इनका सूरज चढ़ता चला गया। तो इन्होंने जितने इश्यूज पर, आज मैं वो आइडियोलॉजी बात कर रहा हूँ जिस पर कभी खुद इमरान प्रतापगढ़ी जो है संभवतः उन्होंने सोचा होगा, लेकिन इतनी गहराई से वो भी नहीं गए होंगे। तो जब इन्होंने मुसलमानों के सेंसिटिव इश्यूज पर नज़में पढ़ी, मुसलमानों के सेंसिटिव इश्यूज पर शायरी की, मुसलमानों के सेंसिटिव इश्यूज पर इन्होंने कविताएं पढ़ी, तो मुसलमानों ने इनको अपना हीरो मान लिया। मुसलमानों को लगा कि ये हमारा दर्द कहता है, यह व्यक्ति हमारा दर्द कहता है। और इनके जो समर्थक समूह था वो दो जगह से आया, एक तो मदरसों से आया, एक असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो समर्थक समूह था वो और मदरसों का समूह, वो दोनों इनको मैच कर गया। तो इनका जो ज्यादा व्यूअरशिप आई, इनका जो ऑडियंस क्रिएट हुआ या जिनके ये हीरो बने, वो ऑलरेडी या तो मदरसों का ऑडियंस था, मदरसों से इम्प्रेस था क्योंकि इन्होंने मदरसों पे अधिकतर पढ़ा, या फिर वो तीसरे तौर पर हम देखें तो वो ओवैसी साहब का था। अब तीसरा वर्ग इनका एक आया जो मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार को बढ़ा रहा था, जिसका ये कहना था कि मुसलमानों के खिलाफ एट्रोसिटीज हो रही हैं। वो कॉलेज स्टूडेंट्स थे या वे एक्टिविस्ट थे या जो इसको समझ रहे थे, ये मान रहे थे कि बीजेपी सरकार के आने के बाद से मुसलमानों के खिलाफ जो है एट्रोसिटीज हो रही है। तो इनका जो तीनों वर्ग है, जो इनको इमरान प्रतापगढ़ी को जिसने तीनों वर्ग ने प्रमोट किया, इनको आगे इनको अपना हीरो मानना शुरू किया या ये माना कि ये उनकी आवाज उठाते हैं, वो तीनों वर्ग, एक तो असदुद्दीन ओवैसी साहब के मजलिस का मानने वाला है, कॉमन, जैसे हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं। अब यहाँ सियासत मैथमेटिक्स है ना, जैसे मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं तो मैथमेटिक्स में क्या पढ़ते हैं कि इसके बराबर है ये, इसके बराबर है ये, इसके बराबर है ये।
अरे ये चूंकि मैच हो रहा है तो इसको कट करो। तो इनका जो ऑडियंस था वो असदुद्दीन ओवैसी मदरसा का और एक्टिविज्म का ऑडियंस जो है वो मैच हो गया, बैलेंस हो गया। जैसे कैंडी क्रश में खेलते हैं, कैंडी क्रश एक खेल है ना, आप लोग देखते हैं, तो कैंडी क्रश में एक खेल होता है, तो उसमें ये मैच हो गया। तो जब वो मैच हो गया तो वो इनसे डिमांड भी वही रखने लगा जो वो ओवैसी साहब से रखता है, चाहे वो मदरसे से रखता है, या जो वो एक्टिविज्म कर रहे हैं कि मुसलमानों पर एट्रोसिटीज हो रही है, उस वक्त की बात करने वाला है, उससे रखता है। अब ये चले गए चूंकि कांग्रेस में, और कांग्रेस की जो विचारधारा है वो है धर्मनिरपेक्ष विचारधारा, तो वहां इनको बढ़ाया आगे राहुल गांधी ने। आपको पता है कांग्रेस में इनके सामने बहुत मुश्किलें हैं, बहुत कठिनाइयां हैं, इनके पास तो बस और बस एक सहारा है, करने वाली जात तो ऊपर वाले की होती है, मगर कांग्रेस में इन्हें जो शेल्टर है, जो इन्हें आगे बढ़ाता है, वो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी है, वरना इनकी दुश्वारियां बहुत है। राहुल गांधी इनको पसंद करते हैं, ये बात अब जग जाहिर है। तो इमरान प्रतापगढ़ी की जो प्रगति हुई है उससे बहुत सारे लोगों को तकलीफ है, खासकर इन तीनों वर्ग में। ये वो चैनल है जो इनका विरोध करता है, एक चैनल सोशल मीडिया पर है, वो जो एक्टिविज्म वाले लोग हैं, उन्हें लगता है कि हमारे हिस्से का हीरो अब ये बन गया। दूसरा चैनल है मदरसे के वे लोग, स्टूडेंट्स, मदरसे के वे छात्र जो सियासी तौर पर धर्मनिरपेक्षता की सियासत को पसंद नहीं करते, वो इनके एंटी है, वे है। और तीसरा चैनल है असदुद्दीन ओवैसी के वे लोग जो कल इनको फॉलो करते थे। उन तीनों ने इमरान प्रतापगढ़ी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। वे इनसे ईर्ष्या, या तो उनके लीडर इनसे ईर्ष्या करने लगे हैं क्योंकि नाम बड़ा हो गया है। मैं सीधे तौर पे कहूं, देखिए इनका विरोध कहां से नहीं आया। इनका विरोध जो है वो देवबंद से भी आया, इनका विरोध ओवैसी की तरफ से भी आया, इनका विरोध जो एक्टिविज्म के स्टार खुद को मानते हैं कि हम मुसलमानों की लड़ाई लगते हैं, मुसलमानों की संस्थाएं चलाते हैं, तीनों लोग इनसे चिढ़ते हैं। तो ये कॉन्सोलिडेट होकर के, एकजुट होकर के इस समय इमरान प्रतापगढ़ी को टारगेट कर रहे हैं। ये पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं। तो इमरान प्रतापगढ़ी जो है इसमें आपका जो सवाल है उसके दृष्टिकोण से अगर मैं देखूं, ये एक राय होकर के उनको टारगेट कर रहे हैं, जो उनके दिलों में लंबे समय से उनके प्रति ईर्ष्या में किसी कारण से कुछ ना कुछ गुबार भरा हुआ है, वो गुबार मौका मिल गया, बहाना बना करके निकाल रहे हैं। सर अभी आपने कहा कि एक वर्ग है जो ओवैसी की ऑडियंस है और वो अभी इनको सपोर्ट करती है, जिसने इनको आगे भी बढ़ाया इमरान प्रतापगढ़ी को। लेकिन ट्विटर पे ऐसा चल रहा है कि ये जो ओवैसी के पीछे घूमते थे इमरान प्रतापगढ़ी, एकदम से ऐसा क्या हो गया कि ये ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं पब्लिकली, इसमें क्या कहेंगे? अब ये विराट कोहली जो है ये आशीष नेहरा से बचपन में एक जगह अवार्ड ले रहा है, और विराट कोहली आशीष नेहरा से नहीं बल्कि मैं कह रहा हूं कि इंडिया के सारे क्रिकेटर्स में सबसे बड़ा ब्रांड बना है आज तक के इतिहास में। इसमें क्या प्रॉब्लम है? और को गलत काम कर रहे थे इमरान प्रतापगढ़ी, शायरी उनका प्रोफेशन है, शायरी उनका प्रोफेशन है। वो अगर हैदराबाद में चले गए और असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है वो उनके मुशायरे में वो आ गए, वहाँ पढ़ने लगे, तो क्या गलत बात है भाई? अपना पेट तो पालना है ना। चोरी तो नहीं कर रहे थे ना इमरान प्रतापगढ़ी, डकैती तो नहीं कर रहे थे ना इमरान प्रतापगढ़ी, वक्फ बोर्ड का पैसा तो नहीं खा रहे थे ना इमरान प्रतापगढ़ी, सूद तो नहीं खा रहे थे ना इमरान प्रतापगढ़ी। असदुद्दीन ओवैसी साहब पे तो इस तरह के आरोप भी लग रहे हैं ट्विटर पर, जब आपने ट्विटर पर चर्चा की है। हालांकि मैं नहीं करना चाहता था, लेकिन ट्विटर पर तो ये भी लिख रहे हैं लोग कि इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ इनका जो बैंक है हैदराबाद में, वो 13% सूद ले रहा है। ये भी लिख रहे हैं कि ये वहाँ के जो मुख्यमंत्री है रेवंत रेड्डी, उनसे इनके बहुत सारे भौतिक लाभ जुड़े हुए हैं, इसलिए विरोध नहीं कर रहे। वहाँ तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री के बराबर में बैठते हैं, यहाँ कांग्रेस के नेता को, राज्यसभा सांसद को बुरा भला कहला रहे हैं। क्या इशू है? इसका मतलब पर्सनल हो गया ना। तो ये अलग चीजें हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करना। इमरान प्रतापगढ़ी इस मामले में कहीं गलत नहीं है। इमरान प्रतापगढ़ी अपनी पार्टी के प्रति वफादार है। इसमें जो समस्या, मैंने कहा कि जो ओवैसी का ऑडियंस ने उनको हीरो बनाया, जिस मदरसों की ऑडियंस ने उनको हीरो बनाया, और जिस एक्टिविज्म की ऑडियंस ने उनको हीरो बनाया, उन तीनों समूह के जो नेता हैं, उन तीनों समूह के जो नेता हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि जो ऑडियंस है हमारी गुलाम है, ये कहीं और क्यों चली गई। उनको ऐसा लगता है कि ये ऑडियंस जो है ये कहीं और क्यों चली गई, ये तो ऑडियंस हमारे पास रहनी चाहिए, ये जो समर्थक समूह है हमारे पास रहने चाहिए। ये बट गया, ये इमरान प्रतापगढ़ी के नजदीक कैसे चला गया ऑडियंस। इनके तो, अब सीधी भाषा में सुनिए, इनके पीर तो हम हैं, इनके पीर तो हम हैं। तो जो मुरीद हैं ये हमारे मुरीद हैं,
ये दूसरे जगह क्यों चले गए? इश्यू ये है। तो उनकी ठेकेदारी थोड़ी है, तो लोगों की मर्ज़ी है कोई किसी को पसंद करे। और ट्विटर पे जो चल रहा है, ट्विटर पे दोनों पक्षों की चल रही है। इमरान प्रतापगढ़ी के समर्थक जो हैं, वो इनको कह रहे हैं, इनके समर्थक जो हैं वो इमरान प्रतापगढ़ी को कह रहे हैं, आपस में दोनों एक-दूसरे को पेल रहे हैं। सर मेरा अगला सवाल ये है कि अभी जैसे चारों तरफ बिहार की ही बात हो रही है, बिहार में इलेक्शन है, चुनाव आने वाले हैं, तो क्या कांग्रेस को अपने गठबंधन में ओवैसी को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? आप क्या कहते हैं इस पे? नहीं, मैं इस पे जवाब तो दे सकता हूँ, लेकिन इसके लिए कांग्रेस को मुझे अपना राष्ट्रीय सलाहकार बनाना पड़ेगा। नहीं तो आरजेडी बना ले। देखिए, कांग्रेस लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए तो अलग सवाल है। इसमें एक और सवाल है कि वो आएँगे या नहीं आएँगे। तो ओवैसी साहब की जो पॉलिटिक्स है, वो मेनली तो ये है कि कांग्रेस के साथ तेलंगाना में कांग्रेस के सीएम के साथ उनके अच्छे रिश्ते हैं। सेंटर में ओवैसी साहब बंजारा हिल पे रहते हैं, जहाँ 400 करोड़ का बंगला बताया जाता है। 2014 से उनके पास है, बहुत शानदार बंगला, इतना अच्छा बंगला यहाँ कम ही लोगों के पास है। अभी जब देश को जरूरत पड़ी पाकिस्तान से युद्ध में, तो ओवैसी साहब ने अपनी छवि को बहुत निखारा है। देश से बाहर भारत का पक्ष लेकर भी वो गए हैं। और राजनीतिक तौर पर मैं तो ये कहता हूं कि ओवैसी साहब जो हैं, कांग्रेस ने अभी क्या किया कि एक बहुत देश में पिछले 10-20 सालों में एक बहुत जघन्य अपराध हुआ, माहिम, बहुत दर्दनाक, बहुत खौफनाक, बहुत खतरनाक, नहीं होना चाहिए था, वो बहुत बुरा हुआ। कठुआ का एक बलात्कार कांड हुआ था, आसिफा बलात्कार कांड, कठुआ। उसमें एक प्यारी सी बच्ची, बहुत मासूम सी बच्ची को बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी गई थी और कई दिन में उसकी बॉडी मिली थी। तो भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री थे, उन्होंने उन कठुआ के आरोपियों के साथ यात्रा निकाली थी। और अभी जब कश्मीर में चुनाव हुआ, जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ, तो वो जो यात्रा निकालने वाले मंत्री थे भारतीय जनता पार्टी के, तो वो कांग्रेस में शामिल हो गए। और कांग्रेस में शामिल होने के बाद में कांग्रेस ने उनको टिकट भी दिया। तो किसको लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए, अलग विषय है। और मैं राजनीतिक तौर पर किसी एक पक्ष का भी नहीं हूँ। मैं भाजपा का नहीं हूँ, मैं कांग्रेस का नहीं हूँ, मैं आरजेडी का नहीं हूँ। मगर मैं ये जरूर कहूँगा कि राजनीति में आप किसी के दोस्त या किसी के स्थायी दुश्मन मत नहीं हो सकते। और असदुद्दीन ओवैसी के समर्थक जो सबसे मजबूत सवाल पूछेंगे, वो यही पूछेंगे कि आप आसिफा बलात्कार कांड के साथ खड़े होने वाले, उसके पक्ष में रैली निकालने वाले को तो पार्टी में ले सकते हैं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब का आप समर्थन भी नहीं ले सकते या उन्हें समर्थन भी नहीं दे सकते, कहीं वो स्टैंड ना कर जाए। इसलिए मेरा ये कहना किसी असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेकर के या किसी को लेकर के भी मेरा ये कहना कि आप जो हैं वो बायस्ड हों किसी के प्रति, तो आप राजनीति में लाइन खींच के सियासत नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी को कोई भी, भारतीय जनता पार्टी देखिए कांग्रेस के कितने नेताओं को ले लिया है। 70 सांसद ऐसे हैं जो कभी कांग्रेस में थे, भारतीय जनता पार्टी में है, तो आपको असदुद्दीन ओवैसी से गुरेज क्यों है? नहीं, असदुद्दीन ओवैसी उतने कट्टर हैं क्या जितने कट्टर जो हैं वो कांग्रेस में कई नेता हैं? उतने कट्टर हैं क्या? तो ये राजनीति है और उनको राजनीति में बायस्ड नहीं होना चाहिए। लेकिन कई बार मैं आपको एक सलाह देता हूँ, आप अभी राजनीति में नहीं है और समझ जाएंगे, आगे जान जाएंगे, कई बार जो होता है वो दिखता नहीं है और जो दिखता है वो होता नहीं है। अंदर की स्टोरी कुछ और भी है भाई। सर मेरा आखिरी सवाल है और मुझे लगता है कि आज की डिबेट का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि जैसे हमने देखा है हमारे देश की राजनीति में हम उंगलियों पे गिन सकते हैं कितने मुसलमान नेता बाकी रह गए हैं। और अभी कांग्रेस की मीटिंग भी हुई, जैसे बिहार में यात्रा निकली, तो हमने देखा स्टेज पर सभी नेता थे लेकिन उसमें कोई भी मुसलमान नेता नहीं था। तो जैसे ये ओवैसी और ये जैसे लड़ रहे हैं इमरान प्रतापगढ़ी, ऐसे इन लोगों को लड़ना चाहिए या एक साथ मिल के रहना चाहिए? क्योंकि बहुत ही वैसे भी गिनती के लोग रह गए हैं मुसलमान नेता। इस देश को मुसलमान पॉलिटिक्स की आपने बात कर दी, असदुद्दीन ओवैसी की भी जरूरत है, इमरान प्रतापगढ़ी की भी जरूरत है। असदुद्दीन ओवैसी की इसलिए जरूरत है कि अगर इनके जैसे नेता नहीं होंगे तो सेकुलर दल जो है वो इमरान प्रतापगढ़ी जैसे नेताओं की कद्र नहीं करेंगे। बहुत अहम बात है।
विभिन्न राजनीतिक दलों में अगर मुसलमान नेताओं की कद्र की जाती है, ये इमरान प्रतापगढ़ी अगर बिहार गए हैं, तो इनको कहीं न कहीं असदुद्दीन ओवैसी का शुक्रगुजार होना चाहिए। इसलिए शुक्रगुजार होना चाहिए क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी जो ज़रूरी दबाव बनाते हैं, उससे राजनीतिक दल, जो धर्मनिरपेक्ष दल हैं, उन्हें मुसलमानों को सम्मान देने की उनकी मजबूरी बन जाती है। आप उत्तर प्रदेश में देखिए, आप बिहार में देखिए, आप राजस्थान में देखिए, आप खासकर नॉर्थ इंडिया की जो पॉलिटिक्स है, उसमें सामने से यानी फेस से, प्रथम पंक्ति से मुसलमान नेतृत्व का फोटो रखना, उनको दिखाना भी स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। अभी कांग्रेस का एक कार्यक्रम हुआ था, उसमें मौलाना आजाद की फोटो गायब थी। तो मुसलमानों को तो अब कोई चिमटे से भी छूना पसंद नहीं कर रहा। राजनीतिक दल बहुत दोहराए पे खड़ा है। मुसलमान राजनीति अगले 30 सालों का डैमेज हो चुका है। अब कांग्रेस आए सरकार में, भारतीय जनता पार्टी आए, मुसलमानों का नेतृत्व, नया नेतृत्व 20 साल आने वाला नहीं है। जो मुसलमानों को जितना नुकसान राजनीतिक तौर पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी 10-15 सालों में हो गया है, उसकी कोई रिकवरी नहीं है। अगले 10 सालों में, कह रहा हूँ 10 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार आए तो भी मुसलमान नेता इस देश को नहीं मिलेगा। ऐसा नेता जो ओवरऑल नेता हो, हाँ जी यस जी हुजूरी करने वाला नेता मिल जाएगा। जैसे नसीमुद्दीन सिद्दीकी उत्तर प्रदेश में, मायावती जी जब मुख्यमंत्री थी तो नेता थे, तो ऐसे नेता थे कि उनका अपना कुछ इंडिपेंडेंट फैसले लेने का उनको पावर नहीं थी। बहन जी को फॉलो करना पड़ता था ऑर्डर को। इंडिपेंडेंस, अब कोई बात नहीं कह सकते वो इंडिपेंडेंस से। ऐसा नेता जैसे आजम खां थे, अपनी बात कहने का साहस रखते थे मुलायम सिंह जी के सामने, और अखिलेश यादव के सामने अपनी बात मनवाने का साहस रखते थे। ऐसा नेता नहीं मिलेगा मुसलमानों को। अगले 10 साल अगर कांग्रेस की सरकार आ जाए तो भी नहीं मिलेगा। मुसलमानों का नेतृत्व तो समाप्त हो चुका है, समय लगेगा बहुत इसमें। सरकारों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब सरकारों से कोई फर्क पड़ेगा। विपक्ष जब इतना डर गया है कि वो उनका फेस रखने के लिए भी तैयार नहीं है कि कहीं हिंदू वोट कंसोलिडेट होकर के एक तरफा ना पड़ जाए बीजेपी को, तो आप सोचिए किस स्थिति पे आ गए हैं। तो 2-4 मुसलमान बचे हैं तो इन्हें एक दूसरे का सर फोड़ देना चाहिए, लड़े आपस में, खत्म कर दे, एक दूसरे को मिटा दे, मत छोड़े किसी को। इमरान प्रतापगढ़ी को समाप्त कर देना चाहिए, असदुद्दीन ओवैसी की राजनीति को, और असदुद्दीन ओवैसी साहब को इमरान प्रतापगढ़ी की राजनीति को समाप्त कर देना चाहिए। बचे कितने हैं, मुट्ठी भर, तो लड़े आपस में। यही इनका परिणाम है, यही इनकी दशा है, यही इनकी दिशा है। इतनी ईर्ष्यालु हैं आपस में मुसलमान नेता, 2-4 जो बचे हुए हैं एक दूसरे को बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं करते किसी राजनीतिक दल के। और अगर एक राजनीतिक दल में तो उत्तर प्रदेश में देखिए आप, आशू मलिक, शाहिद मंजूर, ऊपर से नीचे तक देख लीजिए, कमाल अख्तर, जितने मुसलमान नेता हैं, उमर अली खान, ये एक बेल्ट बता रहा हूँ, ऊपर से नीचे तक किसी तमाम नेता को देख लीजिए, महबूब अली, इकबाल महमूद, आजम खां और ST हसन, तस्लीम अहमद, किसी एक जिले की बात कर लीजिए, सारे मुसलमान नेता। तो छोटे स्तर के बता रहा हूँ मैं आपको। असदुद्दीन ओवैसी का, इमरान प्रतापगढ़ी का फिर भी ऊंचा स्तर है। जब वे लड़ रहे हैं तो छोटों में क्या हाल हो रहा होगा। इनकी सबकी समस्या है। ये इनकी लड़ाई होनी चाहिए कि डेवलपमेंट की इनकी लड़ाई होनी चाहिए, स्कूलों की इनकी लड़ाई होनी चाहिए, कॉलेजों की इनकी लड़ाई होनी चाहिए, उसके रोजगार की इनकी लड़ाई होनी चाहिए। इनके मोहल्ले देख लो आप मुसलमानों के, जाकर के मुसलमान नेताओं के, सबसे ज्यादा गंदगी मिलेगी। अरे आप पड़ोस में देख लो, आप ये ओखले में आप रहती हैं, ओखला में रहती हैं, ओखला देख लो, बारिश से पूरा ओखला भर गया था, कूड़ों की वहां कूड़ो, जब पानी बहने लगा तो कूड़ा जो है ऊपर आ गया, सब लोग बीमार हैं, घेटों में रह रहे हैं, दरवाजे बंद हैं, 100 समस्याएं हैं। मुसलमान नेताओं जो हैं वो स्किल की कमी से जूझ रहे हैं। माहिम मुसलमान नेता स्किल की कमी से जूझ रहे हैं, टैलेंट नहीं, और जो 2-4 में हैं भी वो तैयार बैठे हैं एक दूसरे की कम टांग खींचने के लिए। तो ये बड़े स्केल पे देख रहे हैं, आप छोटे स्केल पे देख लो। मोहल्ले के सभासद जो हैं वो 2 सभासद बन जाते हैं मोहल्ले में, एक दूसरे के खिलाफ झूठी शिकायत कराने के प्रयास में रहते हैं। तो नीचे से ऊपर तक समस्या है। तो यही करेंगे, ये इनका भविष्य है, इनका परिणाम, फ्यूचर भी यही है इनका, जनता भी समझती है। अभी तो यही स्थिति है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो हमने अपने सवाल किए, हमने अपने जवाब भी मांगे। आप क्या सोचते हैं, आपके क्या सवाल है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।